साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। दर्शकों नमस्कार। संप्रति में आप सबों का स्वागत है। आपके विषय, आपके मुद्दों को हम हर अंक में लेकर आते हैं और बात करते हैं ताकि आपके जितने डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। आज भी हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बात करने के लिए दो विशेषज्ञों को, प्रबुद्धजनों को अपने स्टूडियो में बुला रखे हैं। मैं आपको सबसे पहले उनका परिचय कराता हूं आपसे और उसके बाद फिर हम सवाल जवाब करेंगे। आप हैं श्री प्रशांत कुमार झा। आप रांची यूनिवर्सिटी के मास कॉम डिपार्टमेंट में डायरेक्टर के पद पर आसीन हैं। और आप हैं श्री रविंद्र कुमार राकेश जी, और आप प्रबुद्ध, आप बड़े पत्रकार माने जाते हैं हमारे शहर के। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आप दोनों से आज चर्चा होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्री झा, आपसे सबसे पहले झारखंड के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको क्या लगता है, कितना कारगर है? देखिए, झारखंड में तो इसको ज़्यादातर विश्वविद्यालय में इसको प्रभावी कर दिया गया है और 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो यूजी का है उसमें चल रहा है, शुरू हो गया है। और ये झारखंड की जो अर्थव्यवस्था, मूल आधार जो है लोगों का, उस संदर्भ में देखें तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिहाज से अगर देखें तो, क्योंकि इसमें स्टूडेंट के लिहाज से बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो बच्चों को फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं जिससे यूनिवर्सिटी जूझ रही हैं अभी, जिसमें बड़ी चीज़ें हैं कि शिक्षकों का अभाव है, शिक्षक कम है। लेकिन स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, खासकर झारखंड जैसे जहाँ पे बच्चे लगातार पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, आर्थिक वजहों से पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, ड्रॉप आउट्स ज़्यादा हैं। तो वैसे बच्चों के लिए, वैसे छात्रों के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। तो आप अपने विभाग में सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। आप बताइए, आपने जो पहले की जो लाइफस्टाइल को देखा बच्चों के और अब जो बदलाव ला रहे हैं, आ रहे हैं, उसमें आप बेसिकली कैसे उसको तुलनात्मक दृष्टिकोण से कैसे देख रहे हैं उसको? देखिए, अभी तो क्या है, अभी तो इसकी शुरुआत है, अभी शुरुआती लेवल पे है, लेकिन बच्चों को और ये शिक्षा नीति अभी भी समझ रहे हैं लोग। इसमें कई पेचीदगी है जिसको समझना बाकी है, लेकिन बच्चों के लिहाज से ही बहुत बढ़िया है। बच्चों में अभी चेंजेस आने में, पढ़ाई उसका स्तर पता चलने में, आगे बढ़ने में, बच्चों को ये क्या फ़ायदा दे रहा है, स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, इसका रिजल्ट आने में तो टाइम लगेगा अभी। लेकिन ये आने वाले समय में बच्चों के लिए बहुत लाभप्रद होगा और लाभदायक होगा, सिद्ध होगा। राकेश साहब, आपकी तरफ रुख करते हुए, पहले 10+2 हुआ करता था, अब ये 5+3+3+4। इस गणित को मैं खुद ही नहीं समझ पाता हूँ, तो अगर आप हमारे दर्शकों को समझाएं तो सीधे सीधे पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, पहले था कि इंटर की जो पढ़ाई होती थी, जिसको +2 कहते हैं, वो डिग्री कॉलेजों में उसकी पढ़ाई होती थी, वो इंटर सेक्शन के नाम से जाना जाता था, वहीं पढ़ाई होती थी। लेकिन नई शिक्षा नीति में कर दिया है कि अब +2 हाई स्कूल में ही प्राइमरी से लेकर के और +2 तक पढ़ाई होगी। अगर प्राइमरी के बच्चे अलग 1 to 5 अलग कर रहे हैं तो 8 से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई अब +2 हाई स्कूल में होगा। हाँ, अब कॉलेजों में पढ़ाई इंटर के लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। इसीलिए वो +2 तक की एक व्यवस्था किया है। 5+3+4 हो गया स्नातक वाला, और 3 तक जो आया, 5 माने 5, 3, 8, 3, 11 साल में आप मैट्रिक करके, इंटर करके वहाँ से निकलिएगा, तब ग्रेजुएशन में 4 साल में एडमिशन लेना है कॉलेज में। मतलब अब ऐसे कहें कि बच्चा प्राइमरी पढ़ेगा, फिर वो थोड़ा सा हायर में जाएगा, फिर मध्यान्ह। बिल्कुल। तो इसको समझो कैसे? मैं तो एक लेमैन हूँ, मैं खुद को नहीं, इसको समझना ये कि +2 हाई स्कूल है एक शहर में, आपके बगल में प्राइमरी स्कूल भी है। तो प्राइमरी स्कूल तक 5वां स्कूल तक पढ़ाई होती है,
कोई कोई प्राइमरी स्कूल में अपर प्राइमरी भी होता है, 6 से 8 उसको बोला जाता है, 6 से 8 तक पढ़ाई होती है। तो वहाँ पे 5+3 माने 5वीं तक का एक स्कूल हो गया, कैटेगरी हो गई, 3 भाग में बांटा गया है। और एक हो गया 5+3 माने 8, 6, 7, 8 हो गया। और ओकर बाद 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं माने इतना करने पर बाद इंटर आपका हो गया, क्लियर हो गया, स्नातक की ओर जाएंगे। हाँ, अब स्नातक की ओर जाइएगा। तो स्नातक में पहले था कि 3 साल में ऑनर्स होता था। हाँ जी। अगर 2 साल के बाद आप पढ़ाई छोड़ दिए, 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ दिए, तो आपकी पढ़ाई जया चल जाता था, बर्बाद हो जाता था। लेकिन नई शिक्षा नीति में इसका एग्जिट फार्मूला लागू कर दिया गया है कि अगर आप 1 साल पढ़ करके परीक्षा दे देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट की डिग्री एक मिल जाएगा। अगर 2 साल पढ़ाई करके एग्जिट होते हैं, बाहर आते हैं, तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल पढ़ाई करके अगर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको बैचलर की डिग्री मिलेगी। और 4 साल पढ़ाई पूरा कर लेते हैं तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगा। और उसी ऑनर्स के आधार पर आपका एडमिशन पीजी में दाखिला होगा। अब वो 1 साल का पीजी हो जाएगा, 2 साल के जगह 1 साल का पीजी हो जाएगा। बशर्ते उसमें शर्त ये है कि 75% अंक आपको लाना होगा। तब 1 साल वाला पीजी, 2 साल वाला पीजी भी चालू रहेगा पहले की तरह। लेकिन 1 साल पीजी उन्हीं को मिलेगा जिनको ग्रेजुएशन में 4 वर्षीय स्नातक में 75% अंक जिन्होंने प्राप्त किया हो। वो डायरेक्ट पीएचडी में भी दाखिला ले सकते हैं। पीएचडी नेट की भी परीक्षा दे सकते हैं अगर 75% आया है तो वो पीएचडी माने स्नातक के बाद डायरेक्ट पीएचडी। तो स्नातक के बाद जो स्नातकोत्तर होता था वो अब हट गया। स्नातकोत्तर है, अच्छा, लेकिन उसमें है कि अगर 4 साल वाला पीजी कर लिए, स्नातक कर लिए, तो आपको 1 साल में पीजी की डिग्री मिलेगी। पहले था कि 2 साल आपको पढ़ना पड़ता था। लेकिन उसमें शर्त यही है कि स्नातक ऑनर्स में आपको 75% अंक लाने होंगे। और इसमें पाठ्यक्रम में एमफिल भी हुआ करता था। एमफिल हमेशा के लिए नई शिक्षा नीति में उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन कुछ संस्थान जिसे झारखंड में है वो अभी चालू रखे हैं, उनका कुछ कारण से छूट दिया गया। जैसे CIP में है या केंद्रीय संस्थान जो रिनपास है उसमें मिल गया है। ये जगह अभी एमफिल की पढ़ाई शुरू हो जाएगा, अगला 2028 तक इन लोगों को चलेगा। लेकिन रांची यूनिवर्सिटी में एमफिल की पढ़ाई बंद हो गई, या राज्य के अन्य जो 10 स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें भी बंद हो गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी बंद हो गया, बाकी जगह एमफिल की पढ़ाई बंद हो गई। दर्शकों, रविंद्र कुमार राकेश साहब राज्य के अग्रणी अखबारों में लिखते हैं और ये बड़े स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं कि अगर आपकी पढ़ाई बीच में रुक गई है तो अब जाया नहीं जा रही है। मतलब कि आप प्रथम वर्ष में भी पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, द्वितीय वर्ष में आपको डिप्लोमा मिल जाता है, और इसी तरीके से कंप्लीट करने पे आपको डिग्री भी मिल जाता है। अगर माने 1 साल में अगर पढ़ाई करके छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका नाम ही है सर्टिफिकेट जी। और 2 साल में पढ़ाई छोड़ते हैं तो डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल के बाद पढ़ाई करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी स्नातक, और 4 साल पढ़ते हैं तो ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। और उसी के आधार पर आपको पीजी में दाखिला मिलेगा 75% अंक लाने पर। हाँ, समझ गए। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप ड्रॉप आउट हो जाए, आप पढ़ाई करें। अभी राज्य के स्कूल बहुत और काम कर रहे हैं, शिक्षा नीति बहुत कारगर साबित हो रही है। इसी संबंध में अब शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस पर मैं श्री झा की ओर रुख करता हूँ। सुना है कि अब शिक्षक भी प्रशिक्षित होंगे। शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है जहाँ जहाँ इसको प्रभावी किया गया है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या रांची यूनिवर्सिटी में। तो बेसिकली इसके क्या मापदंड है, क्या मानदंड है, वो ज़रूरी है। इसलिए शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है और आगे भी चलेगा, तभी इसको कारगर ढंग से प्रभावी किया जा सकेगा। कैसे जरूरी कैसे समझे नई शिक्षा नीति को? अगर आपके दृष्टिकोण से समझना हो तो कैसे समझे नई शिक्षा नीति? देखिए, बेसिकली ये बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये हम लोगों को, बच्चों को, एक तो जो बच्चे हायर एजुकेशन में नहीं जा करके कुछ वोकेशनल कोर्सेज में जा करके कुछ योग्यता आधारित कार्य करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए 1 साल और 2 साल के बाद अपने आजीविका तलाश सकते हैं। बाद में अगर समय मिला तो वो उसको बाद में पूरा भी कर सकते हैं, डिग्री हासिल कर सकते हैं, और 4 साल का कोर्स भी पूरा कर सकते हैं। उसमें ब्रेक का प्रावधान दिया गया है।
दूसरा क्या है कि जहाँ आर्थिक स्थिति है, आर्थिक विषमताएं हैं, उस लिहाज से भी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ये सहूलियत भरा कदम है। ये इसमें कुछ ऐसे विषय आए हैं नई शिक्षा नीति में कि जैसे एक है भारत को जानो, और भी कई ऐसे विषय जिन्हें जोड़े गए हैं जो नए बच्चों को देश से, राष्ट्रीयता क्या है, इस सबसे अच्छे ढंग से जोड़ने में कारगर है। हाँ, तो इसी संबंध में हम एक बार राकेश जी की ओर रुख करते हैं। राकेश जी, राष्ट्रीयता क्या है या मातृभाषा की पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ये क्या है? ये मतलब ऑफ द कैमरा आप बता रहे थे कि देशभक्ति पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है, इसको एक बार हमारे दर्शकों को अच्छे तरीके से समझाइए। देखिए, झारखंड की ही बात लीजिए तो यहाँ मातृभाषा में अगर गिनती पर गिना जाए तो बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी माने बहुत, लेकिन अभी 9 भाषाएं की पढ़ाई होती है रांची यूनिवर्सिटी में हायर लेवल पर। इसमें 5 जनजातीय भाषाएं हैं, 4 क्षेत्रीय भाषाएं हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सी भाषाएं ऐसे हैं जो विलुप्त होने के कगार पर है। इसका उद्देश्य नई शिक्षा नीति के बच्चों को जानकारी होने के साथ साथ भाषा को संरक्षित करना भी है। तो इसलिए इसी ध्यान में रख के कि भाषा विलुप्त न हो, इस ध्यान में रख कर के मातृभाषा और विषय, मातृभाषा में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उनको अधिक से अधिक ग्राह्य अपना कर लेते हैं, अधिक से अधिक सीखते हैं, उनमें सीखने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि स्वप्न भी वो देखते हैं तो अपनी मातृभाषा में देखते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ज़रूरी है कि मातृभाषा पर नई शिक्षा नीति पर इसलिए अधिक फोकस किया गया है, और इसीलिए उसी को ध्यान में रख के सिलेबस भी डिजाइन किया गया है कि अधिक से अधिक मातृभाषा में बच्चे पढ़ें। अपनी भाषा में चूँकि सीखने की क्षमता बच्चों में अधिक होती है, इसीलिए ध्यान में रख करके और इसको किया तो जा रहा है। क्या ये कह सकते हैं कि ये संप्रेषण का अच्छा माध्यम हो गया, क्योंकि हमारी भाषा, हम यही भाषा सुन के बड़े हुए, यही भाषा बोलते हैं, क्या आपका तात्पर्य यही है? बिल्कुल बिल्कुल यही है। पहले स्कूलों में होती थी कि हिंदी अंग्रेजी में शिक्षक बहाल हो जाते थे, अब है कि सभी स्कूलों में देखिएगा विभिन्न भाषाओं में शिक्षकों की बहाली हो रही है। तो उससे होता है कि बच्चों में संवाद का जो ये होता है वो टूटता नहीं है। वो बच्चे की भाषा सीधे कि बच्चा क्या जानना चाहता है, क्या कहना चाहता है, जब संवाद रहेगा तो बच्चा बहुत आसानी से उस बात को सीख जाते हैं। गुरु और शिक्षक के बीच में ये टूटना नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र को पहचान दिलाने की बात भी है, और ये तब है जब हम मातृभाषा पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मातृभाषा की शिक्षा पे बहुत फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन लेकिन कई ऐसे बच्चे होते हैं जो फी से भी के कारण भी बहुत पढ़ाई में ड्रॉप आउट्स होते थे। मैं श्री झा के पास चलता हूँ, फी के लिए कोई गाइडलाइन है क्या इसमें नई शिक्षा? इसमें फ़ी को लेकर के तो कोई गाइडलाइन नहीं है। और बेसिकली सरकारी संस्थानों में तो फ़ी बहुत कम है, बहुत ही नाम मात्र का ही फ़ी है। लेकिन निजी संस्थानों के फ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन उसको लेकर के इस नई शिक्षा नीति में कोई गाइडलाइन नहीं है जो फ़ी को नियंत्रित कर सके कहीं। मतलब नई शिक्षा नीति, यूँ कहें राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है एक तरह से बच्चों के लिए, छात्रों के लिए कवच समान हो गया है। जी। अब इसमें बच्चों के प्रोटेक्शन पे उनको हर तरह से तैयार भी करना है। और इसी में मुझे बहुत याद है राकेश साहब की, मेरे बाबूजी दर्जी का काम भी बहुत बढ़िया करते हैं, बढ़ई का काम भी जानते हैं, वो कारपेंटरी बहुत अच्छी कर लेते हैं, सिलाई भी जानते हैं। तो ये कौशल विकास कहीं नई शिक्षा नीति बिल्कुल आपने सही कहा। वो बस पुरानी चीज को नहीं, एकदम आप सही बोले। वो जो कारपेंटर का इसमें भी शामिल किया गया, दर्जी का इसमें शामिल किया गया, मछली पालन कैसे कीजिएगा इसका शामिल किया गया, करघा कैसे चलाते हैं उसका माने इन तमाम चीज़ों को सिलेबस में शामिल किया गया है। ये हर जगह किस क्षेत्र में, जैसे सिमडेगा हो गया, गुमला हो गया, वहाँ इस क्षेत्र में क्या विशेषताएं हैं, वहाँ के लोग किस तरह का प्रशिक्षण चाहते हैं, तो इसको ध्यान में रख करके उसको कोर्स में शामिल किया गया। विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि पूरा झारखंड आपको अभी देख रहा है और लाइव देख रहा है। बिल्कुल। तो उसमें है कि कोर्स में था कि पहले सिलेबस की पढ़ाई करते थे, अब है कि उसका नाम दे दिया गया कि उसमें वोकेशनल कोर्स करके शामिल किया गया है। वोकेशनल कोर्स में क्या रहेगा, ताकि वहाँ जिसे कोई बच्चा है कि दर्जी का काम करना चाहता है, कोई कारपेंटर का काम करना चाहता है, कोई लोहार मिस्त्री का काम करना चाहता है, तो उसकी वो ट्रेनिंग दी जाएगी वहाँ पर, प्रशिक्षण दिया जाएगा किस तरह से काम करोगे, आधुनिक युग से मिलाते हुए, प्राचीनता और आधुनिकता दोनों को मेल करते हुए वो प्रशिक्षण उस वहाँ पर दिया जाएगा या दिया जा रहा है अभी।
मतलब अब छात्र सब कुछ सीख सकते हैं। तो यूँ कहें मिस्टर झा कि ये कौशल विकास पे जोर दिया जा रहा है। कौशल विकास पे बहुत ज़्यादा जोर है और इसका जो 1 साल के बाद सर्टिफिकेट दे रहे हैं, 2 साल के बाद हम लोग डिप्लोमा दे रहे हैं, 3 साल के बाद डिग्री दे रहे हैं, उसका भी लॉजिक यही है कि बच्चे पढ़ाई को बंधन नहीं माने, अपने क्षेत्र को खुद ही संवर्धित करें, चुने और उसमें आगे जा कर के काम करें, आगे बढ़ें। ये नहीं है कि बस कोर्स में एडमिशन ले लिए तो किसी तरह पढ़ाई करना ही है, रिजल्ट आ गया उसके बाद फिर क्या करना है, इसमें कौशल पे ही पूरा जोर है। मतलब अगर आप मुझको ले, मैं ड्रॉप आउट हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई पहले प्रथम वर्ष में ही छोड़ दी है, तो मुझे अवसर है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। जी, पूरा अवसर है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। आप 2020 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 2024 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या अंतर पा रहे हैं, या पुरानी शिक्षा प्रणाली और अभी की शिक्षा प्रणाली में आपको क्या लगता है, क्या अंतर आ गया है? पुरानी शिक्षा नीति जो है एक सिस्टम में बंधा हुआ चीज़ था कि आपको पहले +2 करना है, उसके बाद आपके लिए 2 विकल्प बच जाते हैं या 3 विकल्प बच जाते हैं, आप कंपटीशन में जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, आपके पास विकल्प बहुत सीमित हैं। उसके बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी आपके पास विकल्प जो है वो सीमित हैं। कौशल पे उतना जोर नहीं था, जो आपका जो हम लोगों का सामूहिकता पे उतना जोर नहीं था। अब नई शिक्षा नीति में कौशल पे बहुत ज़्यादा जोर है। हमारी ज़रूरतें क्या हैं, नैसर्गिक ज़रूरतें क्या हैं, उस पर बहुत ज़्यादा जोर है। तो इस लिहाज से आप देखेंगे कि बच्चों के पास बहुत ज़्यादा विकल्प आ जाएंगे नई शिक्षा नीति के। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा बच्चों के पास विकल्प बढ़ते जाएंगे और वो अपने आप को समझ करके आगे अच्छे से काम कर सकेंगे। शायद इस नीति को अपनाने के पीछे एक दूरदृष्टि ये है कि वैश्विक पहचान मिले हमारे देश की शिक्षा को और शिक्षा प्रणाली को, या हमारे देश को। और इसी संदर्भ में हम आपसे पूछेंगे कि अब आप इस प्रणाली के लागू होने के बाद आने वाले 10 वर्षों के बाद अपने देश को कहाँ देखते हैं वैश्विक पटल पर? बिल्कुल, इस नई शिक्षा नीति के तहत हो गया कि ये जो सिलेबस तैयार किया गया है, ये ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण को ध्यान में रख करके, कि चूँकि तेज़ी से अब ग्लोबलाइजेशन हो गया है, उसको ध्यान में रख करके सिलेबस का डिज़ाइन किया गया है। अब पहले होता क्या था, जैसे जॉब करने वाले का उदाहरण स्वरूप ले लीजिए कि किसी के पिता कोई जॉब कर रहे हैं, उनका अचानक ट्रांसफ़र दिल्ली में हो जाता है, अब बच्चे भी अब साथ जाना है, अब बीच में पढ़ाई छोड़ के जाएंगे कैसे? तो अब इनके लिए एक भी व्यवस्था किया गया है कि अगर 1 साल पूरा नहीं हुआ है, जहां पर इनका पढ़ाई शुरू हुआ है वहां पर एक कॉलेज से सर्टिफिकेट देगा कि इतना क्रेडिट का पढ़ाई इन्होंने यहां कर लिया है, शेष क्रेडिट की पढ़ाई संबंधित विश्वविद्यालय में वहां जाएंगे, देंगे, एडमिशन हो जाएगा। अच्छा। तो एक फैसिलिटी मिल गया। पहले तो बीच में सेमेस्टर में स्थानांतरण होता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं होता था। अब है कि आप जहां पढ़ाई इंड किए वहां तक कॉलेज सर्टिफिकेट देगा कि इतना क्रेडिट का पढ़ाई इन्होंने यहाँ किया है, शेष क्रेडिट का पढ़ाई अगले संस्थान में करेंगे। तो एक बहुत बड़ा फैसिलिटी मिल गया यहाँ पर। हाँ झा सर, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, जी, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। जी। लेकिन नई शिक्षा नीति में तो इस पर बहुत जोर दिया गया कि खेलते कूदते पढ़ लो, डांस करते हुए पढ़ लो, गाते हुए पढ़ लो। इस संदर्भ में कुछ बोले? नई शिक्षा नीति में इसी पे ज़्यादा जोर दिया गया है। जैसे राकेश जी ने कहा कि एक रजिस्ट्रेशन है हर जगह के लिए, सब जगह के लिए। एक बार आपने एडमिशन ले लिया तो आप पे पढ़ाई बोझ नहीं है। आपको अगर इच्छा है, आप पे इच्छा, और आप खुद पहचानते हैं जब बच्चे +2 पास करते हैं, 10th पास करते हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होते हैं। इसमें भी जब आगे बढ़ते हैं तो उनको लगता है नहीं, ये हमको सूट नहीं कर रहा है, हमारे लिए नहीं बना हुआ है, तो वो फिर अपना ब्रांच चेंज कर सकते हैं, अपने मन मुताबिक पढ़ाई को पकड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये पढ़ाई मेरी हो गई, अब हमको दूसरे तरफ जाना है। तो बेसिकली ये बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ही बहुत फ़ायदेमंद है, और उन पे पढ़ाई का बोझ कैसे कम हो और वो अपने कौशल का विकास कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, इसी नीति का मूल उद्देश्य यही है। यही उद्देश्य है। जी। और राकेश साहब,
एनईपी जो हुई बात कर रहा हूँ मैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके तहत ऐसा भी है क्या कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इसके बीच के जो विभाजन था उसको समाप्त कर देने की बात हो बिल्कुल रही है? समाप्त कर देने की बात हो रही है, नहीं कर दिया गया। अच्छा। अब आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं हाँ, हाँ, तो आप कॉमर्स का विषय भी रख सकते हैं, हाँ, अपने अगर किसी रुचि है किसी विषय में। हाँ, हाँ, अगर कॉमर्स के स्टूडेंट है तो मैथ्स रख सकते हैं, या और कोई विषय उनको रुचि है तो रख सकते हैं। जैसे आर्ट में पढ़ते थे तो कॉमर्स के भी नहीं पढ़ सकते थे पहले, अब कॉमर्स की पढ़ाई अकाउंट रख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, माने विषय की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। अच्छा, तो जैसे तीनों चीज की पढ़ाई मतलब मिक्स करके बच्चे अपना सब्जेक्ट चुन लिए और पढ़ लिए, बिल्कुल कोर्स सब्जेक्ट अपना रहेगा, बाकी जो हमारा जो विषय रहेगा वो रख लेंगे। तो विशेषज्ञता फिर कैसे हासिल करेंगे? विशेषज्ञता तो आपका एक ही विषय में जो आप चुन रहे हैं, चयन कर रहे हैं, विशेषज्ञता तो सिर्फ और सिर्फ एक विषय में होता है। आप किस विषय में ऑनर्स कर रहे हैं तो विषय तो एक, अब बाकी जो पेपर रखे हुए हैं उसके साथ जो सब्सिडरी जिसको बोलते हैं, माइनर, अब जिसे पहले था कि सब्सिडरी बोला जाता था, ऑनर्स पेपर बोला जाता था, अब हो है कि मेजर और माइनर। जो मेजर सब्जेक्ट हो गया वो कोर्स सब्जेक्ट हो गया आपका, ऑनर्स पेपर हो गया, और माइनर सब्जेक्ट हो गया वो सब्सिडरी हो गया, जो पहले बोलते थे। इस पे कंप्यूटर में भी पढ़ाई की कोई अच्छी व्यवस्था की गई है? क्योंकि अब तो कंप्यूटर का युग हो गया है, कंप्यूटेशनल हो गया है इंडिया, पूरा वर्ल्ड कंप्यूटेशनल हो गया है। तो इसमें क्या ऐसा सुना हूँ मैं कि क्लास 6 के बाद ही कोडिंग वगैरह बच्चों को सिखाया जाएगा। इस संदर्भ में बच्चे क्या जान सकेंगे अभी घर में बैठे बैठे टीवी देखते हुए, क्या हम बता सकते हैं उनको? देखिए, बच्चों के लिए कंप्यूटर शिक्षा जरूरी हो गया है अब प्राइमरी एजुकेशन से ही। हाँ, हाँ, हाँ। अब बच्चा 5 से नहीं 3 के बाद जब पार करते हैं तो वहीं से उनको कंप्यूटर की जानकारी थोड़ा थोड़ा लैब में ले जा करके बच्चों को देना शुरू होता है। अब मैट्रिक में जाते जाते, मैट्रिक मतलब 10वीं में जाते जाते एक पेपर उनको कंप्यूटर की भी परीक्षा देना होता है, जो 100 नंबर का होता है। तो अब कंप्यूटर अनिवार्य विषयों में से एक हो गया है। हाँ। तो मतलब कंप्यूटर के साथ जो दो विषय, दो क्षेत्रीय भाषा या 2 भाषा रखने की बात जो बच्चे रख सकते हैं, क्या उसमें समन्वय स्थापित हो जा रहा है बड़ी आसानी से? बिल्कुल, चूंकि अब प्राइमरी स्कूल से ही मातृभाषा और फोकस, अगर बच्चा जिस सब्जेक्ट में पढ़ना चाह रहे हैं उनको टीचर अवेलेबल है, मिल जाता है। अब ये नहीं है कि इस विषय में पढ़ाई नहीं हो रही है, इस विषय में हो रही है। अब अवेलेबल हैं, टीचर हैं। प्राइमरी स्कूल पर बहाली भी हाल के दिनों में बहुत सारा हुआ, विभिन्न भाषाओं में हुई। हालांकि जितनी चाहिए उतना शिक्षक नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे टीचर की नियुक्ति हुई है प्राइमरी स्तर पर। सिर्फ कॉलेज लेवल पर नियुक्ति नहीं, 2018 के बाद लेक्चरर की नियुक्ति यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हुई है। लगभग 4000 पद विश्वविद्यालयों में राज्य में खाली है, पड़ा हुआ है। दर्शकों देखिए, अब बच्चों को इसी तरीके से विकसित किया जा रहा है कि वो व्यापारी भी बड़ी आसानी से बन जाए, वो इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, और इसी पर कला, खेल, हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत सारा काम कर रही है, अपने प्लान पे चल रही है। और इसी संदर्भ में मुझे आपसे बोलना है अभी कि जैसे हमारा बच्चा अब 7th के बाद ही चाहे उसको व्यापार करना है, हाँ। तो क्या उससे संबंधित पढ़ाई करके आगे बढ़ जाए वो बच्चा, या उसको वही पुराने ढर्रे पे पढ़ते जाना है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसी अनिवार्यता नहीं है। जो कोर्स सब्जेक्ट है, जो 10th तक का जो पढ़ाई है, 5+3 वाला जो मामला है, उसके बाद वो अपने सब्जेक्ट का चयन कर सकता है। जैसे आप जो कंप्यूटर की बात कर रहे थे, उसमें क्लास 6 में कोडिंग सिखाने की व्यवस्था की गई है। क्लास 6 से ही बच्चों के लिए कोडिंग, तो ऐप कोडिंग और बाकी सारी कोडिंग सीखेंगे। उसी तरह जिसको अगर बिजनेस में इंटरेस्ट है तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सारे कोर्सेज शामिल किए गए हैं। वो 8th के बाद अपने विषय चुन करके उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, और 10th के बाद तो फिर खैर रास्ते ही खुल जाते हैं सारे। अच्छा, क्या आपने दीक्षा प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ सुना है राकेश साहब? बिल्कुल। क्या है ये दीक्षा प्लेटफॉर्म? दीक्षा प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे कोर्स का जानकारी मिलेगा, और बहुत सारे कोर्स का उसमें पढ़ाई भी, माने क्लास टाइप का या जानकारी, माने पूरा वो एजुकेशनल टाइप का पोर्टल है। अच्छा,
आपसे झा साहब मैं पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये फ्लेक्सिबल बनाया गया है, बच्चों के हिसाब से बनाया गया है, या इसमें भी एक स्टिफनेस आपको दिखती है? नहीं, ये बच्चों के हिसाब से बहुत फ्लेक्सिबल है। अच्छा। और ये धीरे 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 आने वाले वर्षों में एक नए भारत को गढ़ने में बहुत मदद करेगा। ये बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। बच्चों पे कोई जोर और बोझ नहीं डाल रहा है शिक्षा में। बच्चों को बहुत आसानी से आगे बढ़ा रहा है, विकसित कर रहा है, कौशल प्रदान कर रहा है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया है। जाते जाते राकेश साहब, आपसे आपकी व्यक्तिगत राय शिक्षा नीति पर। शिक्षा नीति आप एक कहें एक लाइन में खूबियों का खान है। हाँ, यहाँ पर जॉब से लेकर के, माने आप पढ़ते पढ़ते जॉब के बारे में, माने कहीं से बेरोजगार अगर पढ़ाई कर रहे हैं दिल लगा करके तो आप बेरोजगार नहीं रह सकते हैं। नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी तो आपके खासियत हिसाब ये से है। एक अच्छी प्लेटफॉर्म है। बहुत। तो साथियों, आपने देखा शिक्षा नीति की क्या विशेषताएं हैं, कितना कारगर है, और कैसे बच्चों को अब आने वाले समय में स्वरोजगार से भी जोड़ने जा रही है, कितना कौशल उनके अंदर विकसित हो रहा है। आप इसी तरह लगे रहिए हमारे साथ, हर सप्ताह आपसे मिलेंगे संप्रति में। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।